हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं हिंदी के विषय का व्याकरण। क्या लेकर के आए हैं? व्याकरण। व्याकरण में क्या लेकर के आए हैं? वर्ण। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी क्लास होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम जो 2 वीडियो बनाए थे वो हमारे गद्य खंड से था। पहला था हमारा बातचीत और दूसरा था उसने कहा था। ठीक है, उसका एक सीरीज चल रहा है और एक सीरीज में व्याकरण से लेकर के आए हैं। ठीक है, जिसमें पहला वर्ण होगा और वर्ण से पहला ये जो वीडियो है ये थ्योरी क्लास होगा। फिर जस्ट इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव दे दूंगा। ठीक है, अब आप ऐसे अगर तैयारी करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है, आप भी इसको मैं बताऊंगा, उसको आप नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, पहले हम लेकर आए हैं वर्ण विचार। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप पीडीएफ क्यों लेकर, तो चलिए हम वर्ण विचार पे बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषा है, परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते। ठीक है, दूसरा परिभाषा क्या बोल रहा है कि भाषा या ध्वनि के सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे में यहाँ दिया हुआ है अ, आ, ई, उ, क, ख इत्यादि। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई होता है। सबसे छोटी इकाई, भाषा के कहिए या ध्वनि की कहिए, सबसे छोटी इकाई होता है, क्योंकि यही इन्हीं से मिलकर के बनता है ध्वनि। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है सबसे छोटी इकाई। तो आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। तो हम आगे करते हैं। चलिए तो देखिए, अब हम समझते हैं वर्णमाला को। वर्ण को एक्सप्लेन करने से पहले हम वर्णमाला को समझ लेते हैं, क्योंकि वर्णमाला काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तभी जाके हम वर्ण को समझ पाएंगे। तो देखिए इसका भी परिभाषा क्या कहता है कि वर्ण को जब हम व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जितने भी हमारे वर्ण हैं, ठीक है, उन सभी को जब हम एक व्यवस्थित क्रम में सजा देते हैं तो एक वर्णमाला कहलाएंगे। जैसे आप समझिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क, च, ट, त, प, तो ये वर्णमाला नहीं है। ठीक है, अब इसको व्यवस्थित क्रम में जैसे लिखेंगे, जैसे क हो गया, फिर ख हो गया, फिर ग हो गया, फिर घ हो गया, फिर अंग हो गया, फिर च हो गया, फिर छ हो गया। इस तरीक़ा से जब आप लिखते हैं, ज हो गया, झ और य, क्या हो गया? य, तो ये हो जाएंगे वर्णमाला। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ण के व्यवस्थित समूह को ही कहेंगे वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला। ठीक है, अब देखेंगे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसको याद करके रख लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो 52 यानी 52। ठीक है, अब देखिए जिसमें से 11 स्वर वर्ण होते हैं, 2 अयोग्यवाह होते हैं और 39 जो होते हैं वो व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला के अंदर में। ठीक है, उसके बाद क्या है? हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्णमाला को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। अब ये क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो याद रखेंगे ये ब्राह्मी लिपि से हुई है। किससे? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, देवनागरी लिपि को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है नागरी लिपि। ठीक है, तो इसे हम लोग नागरी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बाएं से दाएं की ओर। जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा घर। क्या लिखा? घर। तो देखिए हम घर लिखे, घर पर जा, तो क्या कर रहे हैं? बाएं से दाएं की ओर लिखा जा रहा है और ऊपर से ये पाई देते हुए हम लोग बढ़ते हैं, लकीर देते हुए। तो इसलिए देवनागरी लिपि की ये पहचान है कि ये बाएं से दाएं की ओर
लिखी जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपने वर्णमाला को समझ लिए हैं। तो अब हम लोग समझते हैं वर्ण के भेद को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए वर्ण के भेद पूछा गया है। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसको याद कर लेंगे। चलिए अब हम एकाएक करके पहले स्वर वर्ण को देखेंगे फिर व्यंजन वर्ण को, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पेशलिस्ट खाली देखने वाले हैं स्वर वर्ण को। किसको देखेंगे? स्वर वर्ण को। और एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें होगा व्यंजन वर्ण, क्योंकि स्वर वर्ण का अलग होगा और व्यंजन वर्ण का अलग वीडियो बनेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्वर वर्ण को। चलिए ये रहा मेरा स्वर वर्ण। अब इसको समझते हैं स्वर वर्ण। तो क्या है परिभाषा, इसको देख लेते हैं। परिभाषा आप भी याद कर लेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के, याद रखेंगे स्वर वर्ण जितने होते हैं उसका उच्चारण जो होता है स्वतंत्र रूप से और बिना किसी अवरोध के और किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। क्या होता है? बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से। सॉरी, यहाँ पे बिना छूट गया था, बिना किस। तो देखिए कलमान और मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला कौन है? हर्ष स्वर, जिसको हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है? गुरु स्वर, संधि स्वर। ठीक है, नाम याद कर लेंगे, कई नाम से कभी कभी नाम चेंज करके भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप तीनों नाम को याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो तीसरा भेद क्या है? प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर। ठीक है, अब हम बारी बारी से इन तीनों का परिभाषा देखते हैं और इसके अंदर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हर्ष स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर की परिभाषा बोलता है कि जिन स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो, ठीक है, तो उसे हम लोग हर्ष स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? अ, ई, उ, री। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है और इस क्वेश्चन भी बना हुआ है, कई बार ये पूछा गया कि हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये 4 होते हैं। कौन कौन? अ, ई, उ, री। अब इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर है। तो ये 4 होते हैं, इन चारों को याद कर लेंगे। ठीक है, हर्ष स्वर से संबंधित कुछ और बातें उसको याद कर लेंगे। हर्ष स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का, इसलिए इसको बोला गया है एक मात्रिक स्वर। क्या बोला गया है? एक मात्रिक स्वर। ठीक है, तो ये था हर्ष स्वर। अब देखते हैं हम लोग दीर्घ स्वर से। चलिए दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या कहता है कि जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्ष स्वर से क्या लगता है? दुगना समय लगता है, इसलिए इसको बोला गया है दीर्घ स्वर। ठीक है, इसका ये परिभाषा था। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अ, ई, उ, सॉरी आ है, ये अ नहीं है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब इसको आप बोल करके देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि या जितने भी हमारे हर्ष स्वर थे, जैसे अ, तो अ बोलते हैं तो इसमें कितना बहुत कॉमन सा अ, लेकिन वही बोलते हैं आ। तो इसमें देखिए इसमें थोड़ी कम समय लगता है इसकी अपेक्षा में। ठीक है, और इससे जब आ के उच्चारण करते हैं तो इसमें लगता है ऐसा कि अ से ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा है उच्चारण में, इसलिए इसको दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सब 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अब देखिए दीर्घ स्वर के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं उसको हम आगे देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए 2 भेद होते हैं इसके भी, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर, सॉरी संयुक्त स्वर। ठीक है, अब देखिए मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं इसको समझते थे। देखिए अगर अ, ई, उ वर्णों का निर्माण का जो होता है वो समान स्वर से होता है। किससे होता है? समान स्वर से। यानी अ, ई, उ, ये तीनों वर्ण जो है, इन तीनों का जो निर्माण जब किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ, ये दोनों क्या है? समान है, समान वर्ण है। तो इससे बनता है आ। ई, तो इससे बनता है ई। उ, उ।
तो ई इसलिए इसको बोला गया है मूल दीर्घ स्वर, क्योंकि अ ई उ, सॉरी यहाँ पे आ होगा, यहाँ पे लिखते टाइम मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आ होगा। आ ई उ वर्णों का जो निर्माण होता है वो समान स्वर के मेल से होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, और मूल दीर्घ स्वर की संख्या पूछा जाए तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, आ ई उ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को देखते हैं। देखिए संयुक्त स्वर क्या कहता है कि ए, ओ, औ, इन वर्ण का निर्माण जो होता है वो असमान स्वरों से होता है, इसमें समान नहीं होते। कंपेयर अगर किया जाए, दोनों में तुलना किया जाए तो मूल जो है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर में क्या होता है कि दीर्घ वाले जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, असमान होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको संयुक्त दीर्घ स्वर के कहते हैं। ठीक है, अब इसकी संख्या देख लेते हैं, तो संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? ए, ओ, औ। ठीक है, और ये देखिए, ये अ है और ये क्या है, ई है। ठीक है, और ये एक अलग स्वर है और ये एक अलग स्वर है, तो दोनों क्या हो गया, असमान हो गया। क्या हो गया? असमान। ठीक है, और इसलिए असमान से मिलता है, इसलिए संयुक्त स्वर के नाम इसको दिया जाता है। अब देखिए दीर्घ स्वर से कुछ और इम्पोर्टेंट बात है कि दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 मात्रा उच्चारण के लिए 2 मात्रा के समय लेता है, इसलिए द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दीर्घ स्वर के संख्या पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि दीर्घ स्वर की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा स्वर वर्ण के भेद, फलूत स्वर। फलूत स्वर क्या है? तो जिन स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो उसे हम लोग फलूत स्वर कहते हैं। दीर्घ फलूत स्वर को एक ऐसे भी हम लोग पहचानने के लिए, जब किसी दूर की व्यक्ति को पुकारने या बुलाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये हिंदी में नहीं इसका जगह है, लेकिन फिर भी ये संस्कृत में इसका ज़्यादातर उपयोग होता है। ठीक है, जैसे आ, ओम, राम। ठीक है, तो ये फलूत स्वर है। ठीक है, फलूत स्वर के उच्चारण में जो है 3 मात्रा के बराबर समय लेता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक शब्द भी, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे फलूत स्वर के इससे संबंधित। और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें 3 ही वर्ण से मिलकर के बनता है। ठीक है, स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो देखिए हिंदी में मूल उच्चारण स्थान जो होते हैं वो 5 ही होते हैं। ठीक है, हिंदी में मूल उच्चारण स्थान 5 होते हैं। एक होता है पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पंचमा होता है ओष्ठ। ठीक है, अब स्वर वर्ण के हम इस उच्चारण स्थान देखेंगे। किसका? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं? यहाँ पे स्वर वर्ण की संख्या 11 होते हैं और इन 11 का ही उच्चारण स्थान देखेंगे। ठीक है, जब हम व्यंजन वर्ण की वीडियो बनाएंगे तो उसमें व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान को हम अलग रखेंगे। ठीक है, और तो चलिए देखिए, पहला है आ, जिसमें विसर्ग लगा होता है, ये कंठ से उच्चारण इसका होता है। बोल के देखिए, अ कंठ से आवाज आ रहा है, आ कंठ से, कंठ से आ रहा है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। 2 नंबर में तालु। तालु यानी कि आपके जहाँ पे जीभ के ऊपरी हिस्सा को तालु बोला जाता है, जिसका उच्चारण ई, तो ये तालु से होता है। री का उच्चारण मूर्धा से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, दंत से संबंधित याद रखेंगे, स्वर वर्ण जितने भी स्वर का उच्चारण है वो दांत से नहीं होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओष्ठ की बात करते हैं तो उ, ये ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है ए। ठीक है, तो ए ये कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है कंठ तालव्य। ठीक है, जिसका उच्चारण 2 स्वर तंत्रों से मिलकर होता है, तो उसको हम जोड़ करके बोलते हैं। जैसे कंठ और तालव्य दोनों है, कंठ और तालव्य, तो इससे बनता है ए, तो इसलिए इसको बोला है कंठ तालव्य। उसके बाद है कंठोष्टय। ठीक है, कंठोष्टय में क्या होता है? ओ, औ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया कंठोष्ठ, इसका उच्चारण।
अब देखिए स्वर का उच्चारण स्थान कुल 6 स्थानों से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बन सकता है कि स्वर का उच्चारण कुल कितने स्थानों से होता है, तो 6। एक कौन, इधर तो 5 बताए हिंदी के लिए, ठीक है, लेकिन स्वर 6 के लिए होता है। एक नासिक भी आता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वर, ठीक है, अनुस्वर वाले, ठीक है, जिसको अन बोलते हैं। तो ये रहा हमारा स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान, जिसको आप अच्छे से नोट्स कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ गया अयोग्यवाह। क्या है? अयोग्यवाह। अयोग्यवाह को समझते हैं। देखिए अयोग्यवाह का अगर अर्थ देखा जाए तो जिसका कोई वहन न करे, ठीक है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चाहेगा तो स्वर भी इसको अपने अंदर में मिला लेगा, स्वर वर्ण भी मिलाएगा और दूसरा व्यंजन वर्ण भी मिलाएगा, ठीक है। कहीं पे इसका यूज हो जाएगा, या तो कोई यूज कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम होता है जिसका कोई वाहन न कर सके उसे हम लोग अयोग्यवाह कहते हैं, ठीक है। इसकी गणना स्वर और व्यंजन में नहीं होता है, ये नोट्स में हमने लिख दिया है। इसकी संख्या कितने होते हैं? 2। एक होता है अनुस्वर, ठीक है, और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वर विसर्ग, ठीक है, ये दोनों अयोग्यवाह है। अन अ, ठीक है। तो ये था अयोग्यवाह। इसमें इंपॉर्टेंट ये है अयोग्यवाह की संख्या पूछा जाता है। तो अयोग्यवाह की संख्या कितनी है? 2 है। कौन? अनुस्वर और विसर्ग, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जीभ के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर स्वर वर्ण के भेद को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जीभ के आधार पर स्वर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। इसको देखते हैं। देखिए पहला जीभ के भाग के अगर हम लोग बांटेंगे, जीभ पूछेगा जीभ के आधार पर स्वर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में, याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन है? पहला अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग यानी अगली हिस्सा, मध्य मतलब बीच वाली भाग और पश्च मतलब सबसे पीछे वाली भाग को बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम स्वर के उच्चारण करते हैं तो ई, ए, ऐ, ये होता है अग्र स्वर होते हैं। क्या होता है? अग्र स्वर वर्ण, ठीक है। और मध्य स्वर वर्ण कौन होते हैं? तो अ होता है, सिर्फ एक ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और पश्च होता है आ, उ, ओ, औ, ठीक है। तो ये है हमारा पश्च भाग, ठीक है। अब हम देखते हैं मुखाकृत, ठीक है, यानी मुख की आकृति के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है। इसको देखते हैं। तो ये है हमारे पास, पहला है समवृत्ति स्वर। कौन है? समवृत्ति स्वर। इसमें हमारा होता है ई, उ, यानी कि उच्चारण में कम मुंह खुलता है। तो देखिए ई बोलेंगे तो आपका इस मुंह का जो आकृति है वो बहुत कम खुलेगा, ठीक है। ई भी बोलेंगे तो इसमें कम खुलेगा, ऊ भी बोलेंगे तो कम खुलेगा, ऊ भी बोलेंगे तो कम। तो इसलिए इसको रखा गया है समवृत्ति स्वर के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है, मुंह के आकार पर, ठीक है। दूसरा होता है अर्ध समवृत्ति, ए, ऐ। इसमें क्या होता है? समवृत्ति से, यानी कि इसकी समवृत्ति से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही याद करके रखेंगे कि उच्चारण में कम मुंह खुलता है तो समवृत्ति हो जाएंगे, उच्चारण में समवृत्ति से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है तो अर्ध समवृत्ति हो जाएंगे। और विवृत में क्या हो जाएंगे? विवृत में आ, इसके उच्चारण में सबसे अधिक मुंह खुलता है, जैसे आ, देखिए मुंह पूरा खुल जाता है, ठीक है। तो इसको बोला गया है विवृत्ति, आ। आप उच्चारण भी करके देख सकते हैं, आपका पूरा मुंह क्या होगा? खुल जाएगा। तो अर्ध विवृत्ति में क्या होगा? अ, आओ, ए, औ, यानी विवृत्ति से कम, इससे यानी विवृत्ति से कम, और अर्ध समवृत्ति से क्या होता है? ज़्यादा मुंह खुलता है, ठीक है। तो इसको लिए बोला गया है अर्ध विवृत्ति, ठीक है। और ये याद कर लेंगे। अब इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ई, बताइए ये कौन सा स्वर है? ऑप्शन चारों रख देगा। तो समवृत्ति स्वर है कि अर्ध समवृत्ति है कि विवृत्ति है कि अर्ध विवृत्ति है? तो ई क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे समवृत्ति स्वर। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओष्ठ के आधार पर है। किसके आधार पर? ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर
स्वर वर्ण के भेद देखेंगे। तो ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। ठीक है, एक होता है वृत्तमुखी, दूसरा इसको अवृत्तमुखी बोल सकते हैं या अर्धवृत्तमुखी बोलते हैं। ठीक है, वृत्तमुखी की परिभाषा को देख लेते हैं। जिन स्वर का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, जब जिन स्वर का उच्चारण करते समय गोलाकार नहीं होता है, कि ओष्ठ गोलाकार नहीं होता है, उसे हम लोग अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? तो 6 है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, तो आई होप कि आपने अभी स्वर वर्ण को समझ लिए, स्वर वर्ण समझे हैं। ठीक है, ये हमारा स्वर वर्ण का एक अलग वीडियो होगा और व्यंजन वर्ण के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो अभी तक एरिया क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कि आपके लिए